अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। ड्रिप और मल्चिंग से मिर्च की खेती कर रहे किसान से मुलाकात। मक्का की उन्नत तकनीक से बुवाई करके ले अधिक पैदावार। आजकल किसान सब्जियों की खेती ड्रिप और मल्चिंग द्वारा करते हैं, जिससे फसलों में न केवल खरपतवारों की समस्या से बच सकते हैं, बल्कि कम पानी में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के किसान राजू लाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो ड्रिप और मल्चिंग द्वारा मिर्च की खेती कर रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है और 5-7 साल पहले तो हम लोग जो परंपरागत खेती है वही करते थे, लेकिन अब जो नई तकनीकें आई हैं, मल्चिंग, ड्रिप, इनको काम में लेके और नकदी फसलें उगाते हैं, जैसे मिर्च, टमाटर और भी कई सब्जियां उगाते हैं, जिनसे काफ़ी अच्छी इनकम हमें मिल जाती है। यदि आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। ऐसा ही कर दिखाया है इन किसानों ने। इन्होंने कम पानी में ड्रिप और मल्चिंग से खेती की और आज वे मिर्च की खेती करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार आधा बीघा मिर्च लगाई है, तो इस मिर्च में ड्रिप का यूज किया है और उसके साथ ही मल्चिंग भी लगाई है। तो मल्चिंग लगाने से और ड्रिप दोनों को काम में लेने से पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। जहाँ पहले हम लोग इसी पानी में 1 बीघा ही कर पाते थे, अब उस पानी में 4-5 बीघा सब्जियां कर लेते हैं। मिर्च की खेती कर रहे ये किसान भाई प्रदेश में कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे, जिससे इन्हें मिर्च की अच्छी उपज मिली। लेकिन बाजार भाव में काफी उतार चढ़ाव रहा है। अच्छी फसल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें नवंबर महीने में इसकी नर्सरी तैयार करनी रहती है। तो मैंने ये नर्सरी नवंबर महीने में कर दी थी तैयार। उसके बाद नर्सरी के साथ साथ जमीन में गहरी जुताई कर दी, एक बार प्लाऊ निकाल दिए और उसको छोड़ दिया महीने भर के लिए। और प्लाऊ के बाद में इसमें हमने खाद डाली गोबर वाली और थोड़े से एक उर्वरक डाले। जनवरी में पौध तैयार हो गई लगाने के लिए और इधर खेत भी उसके साथ साथ तैयार किया हमने। और बेड बनाने से पहले इसमें जो DAP डाला, पोटास और थोड़ा सा यूरिया, और उसके साथ साथ सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व 5 किलो, ये सब डाल के उसके बाद बेड तैयार किया। बेड तैयार होने के बाद में इसमें पानी देने के लिए हमने ड्रिप बिछाई और ड्रिप बिछाने के बाद मल्चिंग बिछा के उसमें छेद बनाए और फिर उसके बाद में पौध इसमें रुपाई की गई। इन्होंने मिर्च की फसल में सभी कार्यों को समय समय पर किया, जिससे इनको मिर्च की फसल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई और मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन मिला। जनवरी महीने में जिस दिन पौध इसमें ट्रांसप्लांट की गई उसी दिन पहली सिंचाई की
और उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन लगभग 10 मिनट 15 मिनट इतनी सिंचाई करनी पड़ती थी। और इसके बाद हर 15 दिन पे फिर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। और कभी थोड़ी बहुत मच्छर मक्खियाँ हो जाती हैं तो उनके लिए हल्के फुल्के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा इसमें बीमारी आने के चांसेस रहते नहीं हैं। सब्जियों वाली फसलों में ड्रिप के साथ साथ अगर हम मल्चिंग का प्रयोग करें तो उसमें हमें कई फ़ायदे हो जाते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि पानी बहुत कम लगता है। दूसरा ये कि खरपतवार नहीं उगते। और तीसरा हमारे खर्चे इन दोनों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं तो वो खर्चा हमारे कम हो जाता है। ड्रिप और मल्चिंग से पानी ऊपर नहीं उड़ता। जब दिन में धूप होती है तो वाष्पीकरण नहीं होता पानी का और पूरा का पूरा पानी पौधे की जड़ों में काम में आता है। इसके साथ साथ हम उसी जो पानी बचा है उसमें हम और दूसरी फसलें लगा लेते हैं। पशुओं के लिए चारे वाली फसलें उगा पाते हैं। पहले जब ड्रिप मल्चिंग का यूज़ नहीं करते थे तो इतने एरिया में खेती नहीं हो पाती थी। इस बार गर्मियों में मैंने आधे बीघा मिर्च लगाई है ड्रिप और मल्चिंग से। इसमें खेत तैयारी से लेकर अब तक लगभग 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो गए और 15 हज़ार रुपये की मिर्च बेच चुका हूँ मैं। आगे अगर भाव बढ़िया मिलते हैं तो अच्छी इनकम मिलने के चांसेस हैं। ये किसान सड़ी गली मिर्च को निकाल देते हैं और फिर मिर्च को अच्छी तरह साफ करके बेचते हैं, जिससे इनको मिर्च का अच्छा बाजार भाव मिलता है। लेकिन इस साल लॉकडाउन होने की वजह से बाहर से व्यापारी नहीं आने के कारण इन्हें कम बाजार भाव मिला। सब्जियों की फसलों में ज़्यादातर कम भाव मिलता है। कई बार जब लॉकडाउन की वजह से कम भाव मिला है तो उसकी अपनी सब्जियों का भाव अच्छा लेने के लिए मैं घर पे ही इनकी तुड़ाई करके ग्रेडिंग कर लेता हूँ और उसके बाद घर पे ही छोटी छोटी पैकिंग बना देते हैं। और जो भी आसपास के गांव में ठेले वगैरह लगाते हैं वो यहीं से मिर्च ले जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो 1-2 रुपये किलो के मुझे ज़्यादा मिल जाते हैं और दूसरा ये कि मेरे जो बाज़ार में मंडी में ले जाने का किराया है वो कॉस्ट बच जाती है। तो इस तरह 2 रुपये किलो के लगभग ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में मक्का की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जो किसान उन्नत किस्मों का चयन करके मक्का की खेती करते हैं वे इस फसल से अच्छी आय भी कमाते हैं। तो किसान भाइयों, आप मक्का की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से करें इसकी खेती, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि जब मक्का लगाते हैं उसके लिए उचित प्लांटर है, जो मशीनें नहीं मिल पाती है। तो किसान मक्का लगाने के लिए या तो चीटे मार के मक्का लगाता है या फिर जो आलू वाली जो मशीन है उससे बेड बना के फिर मैनुअल लगाता है। तो उसमें किसान की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लेकिन इस आधुनिक दौर में कई ऐसी मशीनें हमारे पास आई है जो किसान मक्का लगा सकता है उनसे। इसके लिए हमारे पास जो एक नई मशीन है न्यूमेटिक प्लांटर जो है वो किसान भाई अभी यूज कर सकते हैं। उसमें ये मशीन बेड भी बनाती है साथ में और 2 लाइनें भी बिजाई करती है। किसान भाइयों, मक्का की खेती
दोमट या मध्यम से भारी मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश और उचित जल निकास का प्रबंधन हो उपयुक्त रहती है। मक्का की खेती से अधिक उपज लेने के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत प्रजातियों का चयन करके बुआई करें। मक्का की कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। जो बिजाई करने के लिए किसान भाई है वो इसमें लगभग 8 किलो बीज है वो प्रति एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बुआई पूर्व बीज को सबसे पहले थीरम या कार्बोडाइजम से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक इमिडोक्लोप्रिड 1 से 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजेटोबैक्टर कल्चर से 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। और ये मशीन है वो जो बीज है वो अपनी फिक्स जो उसकी निर्धारित मात्रा है उतना ही बीज डालती है जितना हम खेत में लगाना चाहते हैं। तो किसान भाई इसके लिए जो पौधों से पौधों की संख्या है वो लगभग 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए एवं लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। और बेड इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो खेत में यदि पानी ज़्यादा खड़ा रहता है तो मक्का कई बार खराब हो जाती है। लेकिन जब हम इस न्यूमेटिक प्लांटर से हम मक्का की बिजाई करते हैं तो न सिर्फ हम जो ज़्यादा बरसात हो जाती है उससे कहीं ना कहीं किसान को राहत मिलेगी, बल्कि किसान निश्चित पौधों की संख्या रख पाएगा और किसान ज़्यादा से ज़्यादा है उसको उपज मिल पाएगी। साथ ही साथ में इस मशीन की एक खासियत बात और है कि इस मशीन में जो खाद है वो जो डीएपी है या और कोई सा खाद जो सोइंग के समय डालना होता है वो भी इस मशीन से हम डाल सकते हैं। तो बीज और खाद दोनों एक साथ डाल सकते हैं, जिससे हमारे को जो मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर पे या पर एकड़ पे वो हम ले सकते हैं। और जो कॉस्ट की बात कर रहा था तो लागत किसान के लग रही थी मैनुअल लगाने में वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब इस मशीन से किसान की लागत है वो भी घट जाएगी। किसान भाई क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है जिसको पानी सिर्फ मॉइस्चर थोड़ा सा पानी चाहिए, उनको नमी चाहिए उसको, इसके लिए किसान भाई अभी ड्रिप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप से फ़ायदा ये होगा कि हमने जो शुरुआती जो खाद है वो तो हमने इस मशीन की सहायता से डाल दिया, लेकिन बाद में जो खाद डालने होते हैं वो 20 से 25 दिन बाद में जो ड्रिप की सहायता से किसान भाई है वो यूरिया अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा यूरिया है किसान भाई 50 से 55 दिन बाद में ड्रिप की सहायता से पानी में घोल के भी यूरिया दे सकते हैं। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आधुनिकीकरण के दौर में जो नई तकनीकियाँ हैं जैसे न्यूमेटिक प्लांटर है या ऐसे कई सारी मशीनें हैं उसका किसान भाई प्रयोग करके लागत है उसमें कमी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि किसान भाई जो पौधों से पौधों की संख्या जो कई फसलों में जो वैज्ञानिक तरीके से निश्चित की हुई होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलती है, तो किसान भाई इससे कई गुना है उपज में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई खीरा की खेती कर रहे हैं उन्हें इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि वे फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों की रोकथाम करें। तो खीरा की फसल में इन सभी कार्यों को कैसे करना है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कद्दू वर्गीय फसलों में खीरा का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उत्पादन देश भर में किया जाता है। खीरे की बाजार में काफी मांग रहती है। इसे मुख्यतः भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है। ये गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि फसल में हानिकारक रोग और कीटों की समय पर सही पहचान करके उचित नियंत्रण करें।
जिससे उनको आशा के अनुरूप उत्पादन पॉली हाउस में खीरा की फसल से मिल सके। इसके लिए हमें किसान भाइयों को समय समय पर इसमें इस प्रकार निरीक्षण करते हुए रहना चाहिए, और जब ये कवक जनित बीमारियों का प्रकोप जब दिखाई देता है तो इनको समय पर नियंत्रण करने के प्रयास करना चाहिए। जो फल गलन है ये कवक जनित बीमारी है, और इसका नियंत्रण के लिए हम एक उपयुक्त कवकनाशी का छिड़काव करके और इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरा की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप होता है जो फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं, लेकिन जो किसान भाई समय रहते कीटों की पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी फसल कीट रोग से बच जाती है और अच्छी पैदावार ले पाते हैं। तो चलिए जानते हैं खीरा की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान और रोकथाम के बारे में। इस बीमारियों के साथ साथ हम बात करें तो रस चूसक कीटों का भी इसमें प्रकोप होता है। रस चूसक कीटों में जैसे लीफ फाइनर है, लीफ फाइनर में क्या होता है, ये पर्ण सुरंगी कीट होता है, और ये पत्तियों के अंदर इसका जो मैगट रहता है उसमें ये पत्तियों पर थोड़ी धारियों सा निर्माण कर देता है, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी होता है। सफ़ेद मक्खी के साथ साथ इसमें हरा तेला, जो ग्रीन किसान भाई ग्रीन मच्छर के नाम से जानते हैं, उसका भी इसमें प्रकोप होता है। तो इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण भी हम रासायनिक जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग करके और आसानी से कर सकते हैं। एजाडिरेक्टिन का छिड़काव करके हम रस चूसक कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस में इतनी बीमारियों और कीटों का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन फिर भी बीमारियों का प्रकोप होने के उपरांत समय पर इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है गांव मलिकपुर जिला जयपुर के किसान जोधाराम ने। आप आंवला की बागवानी के लिए उन्नत किस्मों पर जानकारी चाहते हैं, तो जोधाराम जी आपकी जिज्ञासा के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आंवला एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी नियमित रूप से लेने से मानव में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आंवला एक व्यावसायिक फल है। इससे मुरब्बा बनाया जा सकता है, इससे च्यवनप्राश बनता है, इसका अचार बनता है, इसको सुखा के पाउडर भी काम में लेते हैं। इसके काफी व्यावसायिक रूप है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। आंवला एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको आप शुष्क और अर्ध आर्द्रता युक्त वातावरण सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया जाता है। इसके लिए हेतु मृदा जो भूमि है, भूमि का पीएच मान 6 से 7 के रेंज वाला सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। परंतु यह जिस मृदा का पीएच मान 8.5 तक है, वहाँ भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है, फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की।
आंवला की किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान उन्नत किस्म की किस्म लगा के ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। किस्मों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म बोआई करनी है। इसमें मुख्य रूप से चकैया किस्म है, NA7 है, नरेंद्र आंवला जिसको कहते हैं, NA6 है, NA9 है, NA10 है, हाथी जूल है, बनारसी आंवला है। इन किस्मों को आपने चुनाव करके पौधे प्राप्त करें। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं, साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। खेत में खड्डे तैयार करके उसमें उपयुक्त रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद, कीटनाशक पाउडर, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, सुपर फास्फेट, जिप्सम आदि को अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके वापस खड्डे भर के फिर अपने को इसमें पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाते समय ये ध्यान रखें कि जो कलमी चिन्ह पॉइंट होता है वो ज़मीन से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। पौधे को लगाने के बाद में ड्रिप इरिगेशन से उसमें सिंचाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इसकी जो बेयरिंग क्षमता है 3 से 4 वर्ष तक ये अपना वनस्पतिक वृद्धि लेता रहता है। जब इसका फल उत्पादन शुरू हो जाए तब इसमें अपने को गोबर की खाद और अन्य जो आवश्यक पोषक तत्व है वो नियमित रूप से डालने पड़ेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।